हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। तो दोस्तों हम आज भी इंडियन पॉलिटी डिस्कस करेंगे कुछ पार्ट में दोस्तों रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे हुए थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दोस्तों वही मिसलेनियस जी के फैक्ट्स। तो ऐसे इन शॉर्ट जस्ट रिवाइज प्रीवियस लेक्चर। तो दोस्तों कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि इनके क्या क्वालिफ़िकेशंस होते हैं और ओथ ऑफ ऑफिस कौन एडमिनिस्टर करता है, क्या की पावर्स होती हैं। जैसे रिट्स के मामले में हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। अनुच्छेद 226 में रिट्स का वो दिया हुआ कि हाई कोर्ट किन किन सब्जेक्ट्स पर रिट्स इशू कर सकता है। रिट्स इशू होती हैं दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो दोस्तों रिट्स इशू करता है हाई कोर्ट। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का ओथ ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेट करता है राष्ट्रपति, लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओथ ऑफ ऑफिस कौन एडमिनिस्टर करता है दोस्तों, राज्यपाल। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग अब डिस्कस करते हैं दोस्तों इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे देश में आपातकालीन की जो प्राविधान है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उसमें क्या क्या शर्तें होती हैं। तो दोस्तों आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा आपातकाल के प्रावधान में सबसे पहले आता है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 352 में। और इसमें दोस्तों अनुच्छेद 352 में क्या लिखा है कि जब भारत की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा समस्त विद्रोह मतलब आर्म्ड रिवेलियन, दोस्तों ये जो सशस्त्र विद्रोह है दोस्तों, इसको एक संविधान संशोधन के बाद इसको डाला गया था, वरना पहले युद्ध बाह्य आक्रमण ही था दोस्तों। ठीक, तो सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और यदि उसे संभावना भी लग रही है कि मतलब उसे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब बाह्य आक्रमण होने वाला है, तो वह इन स्थितियों के घटित होने से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी घोषणा दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा की जाती है। ठीक दोस्तों, और ये दोस्तों जब ये स्पेशल में जो मतलब जो घोषणा होती है दोस्तों, तो राज्यसभा और लोकसभा में उसकी स्पेशल मेजॉरिटी बहुमत पास होता है। उसके बाद दोस्तों जिस दिन से इशू करना होता है उसके एक महीना पहले ही प्रोक्लेमेशन मतलब दोस्तों की घोषणा कर दी जाती है। और ये दोस्तों शुरू में सबसे पहले 6 माह के लिए लगाई जाती है और उसके बाद कितनी ही बार, लेकिन 6 महीने की यूनिट से बढ़ा सकता है। मतलब दोस्तों जैसे उसको 1 साल के लिए बढ़ाना है तो 6 महीने करके बढ़ाएगा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों अगला पॉइंट है कि इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है दोस्तों कि राज्य सरकार जो है ये सबसेट मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन हो जाती हैं। और दोस्तों राज्यों की जो सभाएं हैं वो संसद के विधायी नियंत्रण में आ जाती हैं। और दोस्तों ये तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची में आ जाते हैं। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स को वो दोस्तों तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाता है। और लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 राइट टू एजुकेशन और लाइफ जो है दोस्तों ऐसे कंटिन्यू रहते हैं। मतलब अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी ये भंग नहीं किए जा सकते। ठीक दोस्तों, हाई कोर्ट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो हाई कोर्ट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राज्य सूची जो है दोस्तों वो समवर्ती सूची बन जाती है। ठीक दोस्तों, कब कब लगा तो दोस्तों अब तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा दोस्तों। 1962 में चाइना वार के टाइम पे, 1971 बांग्लादेश वार के टाइम पे, और दोस्तों 1975 में जब इंटरनल इमरजेंसी लगी थी। ठीक दोस्तों, तो 3 बार हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है दोस्तों। ठीक, तो अगला आपातकाल अगला जो दोस्तों इमरजेंसी है वो है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल। ठीक दोस्तों, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा टर्म है दोस्तों कि किसी दल को राष्ट्रीय दल या किसी पार्टी को नेशनल पार्टी कब कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसने 3 शर्तें रखी हैं दोस्तों, ये जान लीजिए दोस्तों। एक वेरियस मतलब बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला क्या है कि कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए हों और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हों। मतलब दोस्तों अगर कोई पार्टी इस कंडीशन को पूरा करती है कि 4 अलग अलग राज्यों के लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% मत पाई हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो, तो दोस्तों उसको नेशनल पार्टी बोला जाएगा। दूसरा क्या है कि कोई दल जिसे 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का राज्य प्राप्त हो, मतलब तो कोई अगर पार्टी है वो अगर 4 राज्यों में उसको रीजनल पार्टी का सिंबल मिला हुआ है तो दोस्तों वो भी नेशनल पार्टी कहलाई जाएगी। और यह तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों कि कोई दल 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 2% मतलब 11 सीटें जीते
तो भी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों 11 सीटें तीनों अलग राज्यों में, ऐसा ना हो कि एक ही राज्य में 11 सीटें जीत जाए, नहीं दोस्तों, 11 सीटें हो टोटल, 11 या उससे ज़्यादा, 3 अलग अलग राज्यों में। ठीक, तो दोस्तों जो भी पार्टी इन तीनों में से किसी एक भी कंडीशन को पूरा करती है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। ठीक दोस्तों, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 356 में है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये अनुच्छेद 356, ठीक है दोस्तों, थोड़ा ब्लर हो रहा था इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया। दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर राष्ट्रपति संतुष्ट है कि किसी राज्य को संविधान में दिए गए नियमानुसार रन नहीं कर सकते उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट में, तो राष्ट्रपति उस राज्य की सत्ता को ग्रहण कर सकता है। मतलब प्रेसिडेंट एज्यूम्स द पावर ऑफ दैट स्टेट। मतलब दोस्तों अगर किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है कि अब हम अपने राज्य को संविधान में दिए गए नियमानुसार नहीं चला सकते, तो दोस्तों तुरंत राष्ट्रपति उस राज्य की सत्ता को ग्रहण कर लेता है और तत्काल प्रभाव से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब दोस्तों जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे दोस्तों, राज्य सरकार को तुरंत डिसमिस कर दिया जाता है, उस देश की उस राज्य में जो सरकार होगी उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। स्टेट इज रन बाय यूनियन गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब केंद्र सरकार, जो केंद्र में सरकार होगी वो उस राज्य को चलाएगी राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक दोस्तों, तीसरा, उस राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट इज डिसॉल्व्ड। मतलब उस राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और जितने भी विधायक उनको लाइफलेस, मतलब उनको निर्जीव बना दिया जाता है। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि राज्य सूची संघ सूची बन जाती है। ठीक दोस्तों, जैसा कि दोस्तों अभी हमने ऊपर देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सूची जो है दोस्तों वो समवर्ती सूची बन जाती है, लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति शासन में वही राज्य सूची संघ सूची उस कंसर्न राज्य में परिवर्तित हो जाती है। ठीक दोस्तों, राज्य सूची संघ सूची बन जाती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि संसद उस राज्य के नियम बनाती है। स्टेट कैन नॉट मेक लॉ एट द टाइम ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल। मतलब राज्य कोई भी नियम नहीं बना सकता, उस राज्य के सारे नियम अब संसद बनाएगी। ठीक दोस्तों, और दोस्तों पंजाब में ऐसा पहला जो राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था 1951 में, और दोस्तों सरकार ने एक आयोग बनाया था, सरकारिया आयोग। इसका उद्देश्य क्या था, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो मतलब जो दोस्तों राष्ट्रपति शासन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो उन्हें डाल दिए। एग्जाम में दोस्तों सबसे पहले तो पूछेगा कि किस अनुच्छेद में आता है, क्या क्राइटेरिया है इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, राज्य सूची किस सूची में कन्वर्ट हो जाती है, और सबसे पहले दोस्तों ये 1951 में पंजाब में लगा था। आगे आता है दोस्तों अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। इसमें अनुच्छेद 360 में क्या लिखा है दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भारत की वित्तीय स्थिति को कोई खतरा है तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और दोस्तों एस लाइक प्रीवियस टू कि मतलब कि आपातकाल की घोषणा दोनों सदनों में बहुमत पास होने के बाद ही लगेगा, और दोस्तों जिस दिन से लगाना है उसके 2 महीने पहले ही बताना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, संघ राज्यों को निर्देश देता है कि खर्चे कम करो। भाई वैसे ही वित्तीय आपातकाल लगा है तो संघ तो जो केंद्र सरकार है या संघ है दोस्तों वो तुरंत राज्यों को निर्देश देता है कि अपने एक्सपेंडिचर या खर्चे को कम करो। सारे वित्तीय बिल और धन बिल या मनी बिल पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिए जाते हैं विचार करने हेतु। मतलब दोस्तों जो भी बिल पैसे से रिलेटेड होगा पास तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति के पास जाएगा, उस पर विचार करेंगे कि सही है कि नहीं, तब वो पास किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सबके वेतन में घटोतरी कर दी जाती है, और राष्ट्रपति की सैलरी भी, मतलब राष्ट्रपति की सैलरी से लेकर जितने भी सरकार के अंग में उससे जुड़े हुए लोग उनकी सैलरी कम कर दी जाएगी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आज तक देश में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा आपातकाल, इसके बारे में हमने जाना अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। दोस्तों आप एक जोड़ की तरह याद कर सकते हैं 52, 56, 60। 52 में राष्ट्रीय, 56 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। ठीक दोस्तों, तो ये इनमें क्या अंतर, क्या फ़र्क है, और इसमें दोस्तों क्या क्या पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एग्जाम के लहजे से ज़रूर ध्यान दीजिए। तो और दोस्तों एक ये है कि भारत में आपातकाल के प्राविधान जर्मनी के वीमर संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक लगाया जा सकता है। ठीक दोस्तों, तो ये 2 पॉइंट से भी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो वहीं से मैंने उठा के मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने डाल दिया, आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो अब आ गया दोस्तों ये कुछ एग्जाम्स में पूछे हुए पॉइंट्स हैं, आप उसको ज़रूर नोट करिए। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर किसकी है दोस्तों, श्रावस्ती जिले की है। सबसे ज़्यादा किस जिले की है, गौतम बुद्ध नगर की 80.1%। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है दोस्तों, जौनपुर। सबसे कम कहाँ का है दोस्तों, बागपत का।
सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है दोस्तों? प्रयागराज या इलाहाबाद। न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा है दोस्तों? महोबा। उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो दोस्तों कितना है? 912। उत्तर प्रदेश में साक्षरता कितनी है? 69.72%। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं दोस्तों? 31। ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं दोस्तों? 82। तो दोस्तों ये यूपी एग्ज़ाम में भी जितने भी लोकल एग्ज़ाम स्टेट तो यूपी SSC वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। और चूँकि दोस्तों लोकसभा का चुनाव आने वाला है अगले 6 से 8-10 महीनों में, तो दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोकसभा में वो उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो 82। राज्यसभा में कितनी है दोस्तों? 31। ठीक दोस्तों। और एक क्वेश्चन आया है दोस्तों किसी एग्ज़ाम में भी कि ये यूपी राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों? तो इटावा जिला न्यायालय। ठीक दोस्तों, तो ये आप जरूर ये ध्यान रखिए। जिला जज की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। ठीक दोस्तों, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, मतलब उस राज्य का राज्यपाल। हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक दोस्तों। अब आ गया दोस्तों ये जीके पॉइंट्स है। अब यहाँ से नीचे तक दोस्तों मिसलेनियस जीके फैक्ट्स है, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि 1 अप्रैल 2023 को यूपी के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया। ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है तुषार खंडेकर को जूनियर नेशनल टीम हॉकी का कोच चुना गया है। ठीक दोस्तों। अगला है कि एक वीरांगनी रानी दुर्गावती यात्रा, दोस्तों रानी दुर्गावती गोंडवाना क्षेत्र की रानी थी, इतिहास में इनका काफ़ी नाम है। वीरांगना रानी दुर्गावती यात्रा किस स्टेट में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। और दोस्तों एक बुक है द न्यू दिल्ली बुक क्लब की ऑथर कौन है दोस्तों? राधिका स्वरूप। ठीक दोस्तों। और दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? जयपुर में। ठीक दोस्तों। और दोस्तों न्यूयॉर्क एक इंटरनेशनल शहर है दोस्तों अमेरिका का न्यूयॉर्क, वहाँ पे इस साल दिवाली की छुट्टी मनाई जाएगी 12 नवंबर को। ठीक दोस्तों, चूँकि ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि न्यूयॉर्क एक तो अमेरिका का स्टेट है, वहाँ पे मतलब बाहर में दिवाली की छुट्टी हो रही है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दिवाली हमारे देश का बहुत बड़ा त्यौहार है। अगला पॉइंट है दोस्तों केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय केनरा बैंक के सहयोग से दिग्गज कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम लागू करेगा। ठीक दोस्तों। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की किस बैंक के सहयोग से दोस्तों? केनरा बैंक के सहयोग से दिग्गज कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम लागू करेगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को जियोलॉजिकल इंडिकेशन या जियोलॉजिकल टैग मिला है। इसका जो दोस्तों रजिस्टर है वो दोस्तों चेन्नई में है। अगला पॉइंट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 जून को। आगे दोस्तों मैंने 2 टर्म लिखे हैं, इंग्लिश के हैं दोस्तों। इंटोमोलॉजी, इसको बोलते हैं कीड़ों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक दोस्तों। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब इंटोमोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक दोस्तों। अगला टर्म है स्थियोलॉजी। स्थियोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का। ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों? असम में। और दोस्तों अगला पॉइंट है इंग्लैंड में एक जगह है दोस्तों इप्सम, ये भी कुछ दिनों पहले चर्चा में था। और दोस्तों कि ये जगह किस चीज़ के लिए फेमस है दोस्तों? घोड़ों की रेस से संबंधित है। अगला पॉइंट है दोस्तों हिस्ट्री से, वह वेनिस यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके 1420 ईस्वी के आसपास भारत पहुंचा, उसका क्या नाम था? निकोलो दी कोंटी। ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो क्योंकि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिए। 1857 के विद्रोह में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया, मतलब जो 1857 का दोस्तों रिवॉल्यूशन था उसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इस टर्म को किसने दिया दोस्तों? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने। ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है जमात खाना मस्जिद व अलई दरवाज़ा जो कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बने थे, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों निग्रांथा, ये टर्म किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से। दोस्तों ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये दोस्तों मैंने आजकल जो भी एग्जाम में जिस हिसाब से करंट अफेयर्स है जीके पूछे जा रहे हैं उसी को ढूंढ के और उसी को दोस्तों किताबों से पढ़ के लिखा है कि मतलब इनके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी है, इस वजह से आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी और अगर आपकी कोई फेवरेट बुक हो तो आप उससे भी पढ़ाई करिए, और आपको जो अच्छा लगे दोस्तों पॉइंट को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि सर इसको भी डालिए या इससे रिलेटेड भी फैक्ट्स डालिए दोस्तों, मुझे उससे इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर कमेंट करते रहें। अगला पॉइंट है दोस्तों गौतम बुद्ध के उपदेश किस भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों? पाली भाषा में। ठीक। अगला पॉइंट है दोस्तों कि यवन प्रिया जो एक प्राचीन संस्कृति का शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? पेपर। ठीक।
रिपब्लिक ऑफ बुद्धा किस वंश को कहा था दोस्तों? शाक्य वंश को। अब अगला पॉइंट दोस्तों हमारा असहयोग आंदोलन से है, तो ब्रीफ में हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखे हैं। असहयोग आंदोलन दोस्तों शुरू कब हुआ था दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को। और दोस्तों दुर्भाग्य रूप से इसी दिन जो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु भी हुई थी। कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद से। और दोस्तों इसका पीरियड क्या था, मतलब किस पीरियड में हुआ था? सितंबर 1920 से फरवरी 1922 की अवधि में हुआ था। और दोस्तों इस जब ये फरवरी 1922 में दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें दोस्तों क्रांतिकारियों ने एक पुलिस थाने को जला दिया था, जिससे हिंसा काफ़ी फैली और गांधी जी दोस्तों काफ़ी दुखी हो गए उसके बाद। तो दोस्तों उसी कारण दोस्तों गांधी जी ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ठीक दोस्तों, तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि असहयोग आंदोलन जो दोस्तों 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इसी दिन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? तो अपने इलाहाबाद से, यूपी के। इसकी ड्यूरेशन क्या थी दोस्तों? सितंबर 1920 से फरवरी 1922। और दोस्तों ये ख़त्म किस इंसिडेंट के कारण हुआ? चौरी चौरा की घटना के कारण, जिसमें क्रांतिकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी 5 फरवरी 1922 को। तो दोस्तों उससे दुखी होकर गांधी जी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी। दोस्तों आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो जैसे अब दोस्तों गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे दोस्तों कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक। और गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के जो